हमारे साथ दिनेश कपूर साहब भी मौजूद हैं। दिनेश कपूर साहब, लेकिन अभी मैंने जो हिस्ट्री दिखाई, जो तमाम मुगल शासकों के बारे में बताया, उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए, जिनका दम भारत में ही निकला। उनसे किस बात की दुश्मनी? तो बेड़ा गर्क हुआ, हाँ, तो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आज़ादी के बाद जो पहले 5 शिक्षा मंत्रियों की नीति थी। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनकी नीतियाँ, अब मैं ये उनको वर्गों में या मज़हब में डिवाइड नहीं करना चाहता, पर उनकी नीतियाँ, वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है, या सल्तनत से होता है, और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है? पहला चैप्टर बताइए क्या है? आराम से सर, आराम से। देखिए भाई, विचारों की जंग हो, कोई पर्सनल जंग नहीं है, विचारों की जंग हो तो बेहतर होगा। एक मिनट मेडिवल इंडिया की किताब में विजयनगर नहीं था। जल्दी सब करूंगा जब वो जल्दी करने चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे, इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कहती है। और ये अडानी तक आ गए, कितने बड़े इतिहासकार हैं, ठीक है, वो अडानी पे आ गए। देखिए, और ये गैस बनाने पे आ गए। दोनों का व्यू देख लीजिए। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहीं पर रोक देते हैं। एक मिनट, आप अडानी को छुपाने के लिए कर रहे हो। पास्टे साहब थोड़ा ध्यान से, सुधांशु जी एक मिनट। ये देखिए, ये चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। सुधांशु जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो अपने दर्शकों के सामने रख दें। जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। देखिए जरा, शासन काल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। जंगल बुक में मोगली नाम कैसे आया? 16 से 17वीं शताब्दियों में मुगल शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ। कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? मुगल। इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में मोगली नाम भी मुगल से आया और यह पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब नहीं पढ़ाया जाएगा। भाई, मुगलों से दिक्कत है सुधांशु जी, ये समझ में आता है, मोगली से भी दिक्कत है। नहीं, इनसे पूछो सर, एक मिनट प्लीज। शाह कहां से आया? शाह, अरे भाई, शाह कहां से है बताओ ना। पर्शिया से, मोगली से क्या दिक्कत है? हटाइए नाम। एक मिनट, शाह वहां से आया है, पर्शिया से। अरे साहब देखिए, चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। प्रोफेसर साहब, शाह कहां से आया? बताइए कहां से आया? नहीं, देखिए, अब आपने बताइए शाह कहां से आया, बताइए पैमाना कहां से आया। सारे लैंड रिकॉर्ड्स में वही वर्ड यूज होते हैं जो वहां से आए। सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स में कहां से आया? विजयनगर एम्पायर और मुगल एम्पायर दोनों ने कॉन्टिनेंट में काम किया। वो मोगली पर बोलने वाले थे। मोगली से क्या कहां से आया इनको बता देता हूं। बता दीजिए। सुनिए, पहले बताता हूं। इन्होंने शाह पूछा ना, बहुत शाह पे लोग कहते हैं। बताता हूं कहां से आया। कहां से आया बताइए। शिवाजी के साम्राज्य के लिए कहा गया, राखी हिंदुआन का तिलक राखो, पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवान राखो दुनी में, हिंदू पद पादशाही आया, मगर आपके दिमाग में शाह बसा है कि वो आया मुगलों से, मुगलिया मानसिकता। एक खबर लेनी है अपने दर्शकों के लिए। अयोध्या के मणिराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास का कहना है कि रामराज तभी आएगा जब इतिहास से मुगलों को हटाया जाएगा। ये उन्होंने कहा है, सुनिए जरा बात। तो राम राज्य अगर लाना है, राम राज्य लाने के लिए जिस विधा के द्वारा, जिस संविधान के द्वारा जनसंख्या की विषमता बढ़ती जा रही है, राष्ट्र की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। उस विधा को, उस कानून को हटाना चाहिए और हटा करके समता समरसता स्थापित करना चाहिए। तो सुधांशु जी, ये क्या प्लान्ड वे में सारी चीजें हो रही हैं और ये आपकी सरकार का एक मुख्य एजेंडा है क्या? मुगलों को हटाया जाना और इतिहास में बदलाव करना? अगर ऐसा है
तो फिर ये क्यों बताया नहीं जा रहा है कि भाई सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई कोविड था, पाठ्यक्रम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो हैं वो छात्रों को तैयार ना करने पड़े, इसलिए हमने ये बदलाव किया। जब कम करना होता तो फालतू की चीजें हटाई जाती है ना। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनिए एक बात। हाँ बिल्कुल बता रहा हूं मैं, कैसे बता रहा हूं। मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस मैं बात देख रहा हूं, पूरा वाक्य होने दीजिए सर, क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला है, बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल दर्शक इस बात को सुने, बता रहा हूँ भाई, एक एक करके। चलिए मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ, सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए। उनको अपना हम क्या कर रहे हैं? हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। आप अंग्रेजों को, ठीक है। आप अंग्रेजों के साथ हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। ठीक है। आप महारानी को सलाम करते थे, हम तो कंडेम कर रहे हैं। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। कौन जेल में रहा माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने माफी याद है? हमने कब माफी मांगी बताइए हम। ये तो वो है। ठीक है, देखिए दो बातें यहाँ पर हुई हैं, दो बातें यहाँ पर हुई हैं। सुधांशु जी ने साफ तौर पर कहा कि मुगलों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? मुगल फालतू थे। मुगलों को महान किसने बनाया? सर एक मिनट, मुगलों को महान किसने बनाया? यह सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा। एनसीईआरटी की किताबों पर जो रिसर्च हुई है, सर एक मिनट, अकबर का जिक्र 97 बार, 97 टाइम्स, शाहजहां का जिक्र 30 बार, औरंगजेब का भी जिक्र 30 बार, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार। हैरत होगी आपको यह सुनकर। महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1-2 बार। ये भी हकीकत है सर, ये भी हकीकत है। अब इस पर आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? एक मिनट सर, आशुतोष जी, नहीं ऐसे नहीं सर, प्लीज सर, डिबेट का कंडक्ट तो मुझे करने दीजिए ना जी। आशुतोष जी, हमारे साथी अभी तक नहीं बोले, मुझे लगता है तो उनको भी बोलना चाहिए इस पर जी। आप बोल दे माइकल, अगर आप नहीं आप आशुतोष जी इस पर लीजिए, फिर मैं साहिब आपके पास। महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं तो कहता हूं मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 के इतिहास को सिलेबस हटा दीजिए। भाई सरकार आपकी है। सर मैंने आपको बोला, अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है। जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप और दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी, आप जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। हटा दीजिए। फिर उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं यही तो कह रहे हैं फालतू है। हाँ भाई, आप इनसे सवाल पूछिए सुधांशु जी, आप सुधांशु जी से। मैं बता रहा हूं समीर, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है, जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप? आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक। उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी का नाम इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे, और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने आपके बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? आपके बारे में क्या कहा है? अरे सुभाष चंद्र बोस ने आपके बारे में क्या कहा है? सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को जो चिट्ठी लिखी गोलवर्कर, उसमें क्या लिखा है? आपकी नफरत की विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की। ठीक है, सरदार पटेल ने कहा। आप लोग मुंह छुपाने के लायक नहीं। अगर मैं बताऊं सुभाष चंद्र बोस ने संघ के बारे में क्या कहा है, विनोबा भावे ने संघ के बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने संघ के
बारे में क्या कहा है? अतीत में कुछ सरदार गलतियां पटेल ने हुई क्या हैं, कहा लेकिन आपके क्या बारे में? वाकई भगत सिंह ने में क्या कहा आपके बारे में? क्या वाकई उन गलतियों को सुधारा जा रहा है या फिर एक राजनीतिक विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है? साहिब साहब जल्दी से आपका कमेंट। देखिए, हम इतिहास को उसी नज़र से देखना चाहते हैं जैसा राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं। तो इतिहास से हम जिन चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में उनको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम वैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हाँ। आप अपने बच्चों को अगर ये बताना चाहें कि हमारे पड़ोसी ये कौन क्यों हैं, हमारे ऐसे सामाजिक संबंध क्यों हैं, तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। हाँ। और हम इतिहास को संपूर्णता में दिखा करके उनको ये बात समझा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत के पास एक खूबी है। मैंने दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को देखा और महसूस किया कि भारत के पास एक खूबसूरती है कि हमारा सामाजिक संस्कृति का इतिहास है, कंपोजिट कल्चर का इतिहास है। ये हमारी मजबूती है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसको हम अपनी ताकत बनाएं, बच्चों को बताएं कि कौन सा शासक आया, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी खामियां क्या थी, उसकी खूबियां क्या थी। हमें इसको संपूर्णता में लिखना होगा और संपूर्णता में आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। कोई हिस्से को हम इतिहास से हटाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ में जाति कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ दुराव छुपाव कर रहे हैं, जिससे कि वो संपूर्णता में चीज़ों को ना समझ